मैं हूं रश्मि बोरा। मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल लॉ नोट्स एकेडमी में। आज मैं आपको जुडिशियल एक्टिविज्म, जो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि जुडिशरी में भी पूछा जाता है और एलएलबी और बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, लेकिन कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि जुडिशियल, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, हाउ इट डज इट वर्क, और अभी तक जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या क्या हुआ है, इसको सिग्निफिकेंस कैसे मिली है। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टार्टिंग से आज के सारे टॉपिक्स बताऊंगी, इंट्रोडक्शन बताऊंगी, इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगी, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स बताऊंगी। ठीक है, इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट इट टुडे। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ। सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, ये एक तरह की फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी का मीनिंग ये है, इसमें ये बोला गया है कि जो जजेस जो हैं कोर्ट के अंदर डिसीजन देते हुए अपने पुराने प्रेसिडेंट्स को एक साइड पे रखते हैं। साइड पे रख के मैं आपको इंग्लिश में पहले लाइन बताती हूँ, फिर उसको हिंदी एक्सप्लेन करूंगी, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ फिलॉसफी व्हिच मोटिवेट्स जजेस। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो जजेस को मोटिवेट करती है टू डिपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। जो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जो जजेस को मोटिवेशन मिलता है कि आप अपने पुराने प्रेसिडेंट्स को एक साइड पर रख के नई सोसाइटी, जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, उसके फेवर में आप डिसीजन दीजिए। जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं लॉ के अंदर, सोसाइटी के अंदर, सोशल एटमॉस्फेयर के अंदर नए नए चेंजेस आ रहे हैं, सो जजेस हैज टू डिपार्ट देयर प्रेसिडेंट्स, old precedents apart, and they have to set them aside and they have to move forward towards the changing society। ठीक है, तो जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, प्रेसिडेंट्स का मीनिंग होता है उनकी पुरानी दी गई जजमेंट्स, जिनको देख के, जिनके रेफरेंस के बेसिस पे एडवोकेट्स भी अपने केसेस के अंदर रेफरेंस देते हैं कि सर ऐसा ही केस पहले भी आया था, उस केस में आपने ये जजमेंट दी थी, या सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी जज ने जो जजमेंट दी होती है, तो उन केसेस का रेफरेंस जो लिया जाता है, या जजेस किसी केसेस का रेफरेंस लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट्स। उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है कि पुराने केसेस का रेफरेंस लेके अगर आप नए करंट केस में कोई जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, सेम अगर वैसा ही कोई केस आया है तो इसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माहौल, सोसाइटी और एटमॉस्फेयर और केस के जो इवेंट्स, केस के जो इंसिडेंट होता है, केस के देखने के बाद में, केस लॉ को, उसके बाद में जजेस को अपने ही प्रेसिडेंट्स को चेंज करना पड़ता है या सेट असाइड करना पड़ता है, साइड पे रखना पड़ता है। मींस कि अपने जजमेंट्स के खिलाफ कई बार, जैसे आपने देखा है प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को लेके और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिनको लेके फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट्स की गई। पहले कहा गया इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती, फिर कहा गया हाँ फंडामेंटल प्रीएम्बल में हो सकती, इसमें हो सकती है फंडामेंटल राइट्स में, बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। तो ये ऐसे जो केसेस आए हैं, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल है। तो ये उन्होंने अपनी ही जजमेंट्स को एक साइड पे रख के नई अपनी जजमेंट्स दी हैं। ठीक है, इससे देश के अंदर मोटिवेशन मिलता है कि आप पुरानी ही चीज को लेकर उसी के बेस पे नहीं चलते जा रहे हो, एक ही लाइन पे नहीं चल रहे हो, आप नए उसके अंदर तरीके, नए एडवांसमेंट ला रहे हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द जुडिशियल एक्टिविज्म, जो कि मोटिवेट कर रहा है जजेस को, कोर्ट्स को, कि भाई वो आगे अच्छे डिसीजंस दे, ताकि पुरानी जो हिस्ट्रीज में चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोई फायदा नहीं हो रहा, आगे चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें लोगों को फायदा हो। ठीक है, तो लॉ जो है वो पावरलेस है और रिक्वायर करता है, लॉ को बहुत जरूरत है, रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग एजेंसी टू मेंटेन इट्स एक्सिस्टेंस। लॉ को एग्जिस्ट रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एजेंसी की जरूरत है। ठीक है, जो कि इसको जुडिशियल एक्टिविज्म ही है, जो जिसके थ्रू एक नया रेवोल्यूशन आ सकता है और आ भी रहा है। ठीक है, तो इसमें ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अंदर भी डेफिनेशन दी गई है, उसने बताया है जुडिशियल एक्टिविज्म एज अ फिलॉसफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन। ये एक फिलॉसफी है जुडिशियल डिसीजन की, मेकिंग वेयर बाय जजेस अलाउ देयर पर्सनल व्यूज अबाउट पब्लिक पॉलिसी। इसमें ये लोगों को अलाउ करता है जुडिशियल एक्टिविज्म कि आप अपने पर्सनल व्यूज दीजिए। जजेस को भी सोसाइटी के अंदर रहते हुए, वो भी रह रहे हैं, जजेस भी इंसान है, तो वो भी इन सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि आजकल का माहौल कैसा हो गया है, तो उसको देखते हुए जजेस अपने पर्सनल व्यूज के बेसिस पे भी बहुत सारी जजमेंट्स देते हैं और अपनी पुरानी जजमेंट्स को
एक साइड पे रख देते हैं। वो बोलते हैं कि अब चेंज आ गया है, टाइम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे आगे हर चीज बदलती है, उस हिसाब से उनको अपने पर्सनल व्यूज के बेसिस पे भी बहुत सारे जजमेंट्स देनी पड़ती है। ठीक है, तो अबाउट द पब्लिक पॉलिसी को देख के अमंग अदर फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं टू गाइड देयर डिसीजंस, जो कि उनके डिसीजंस को गाइड करते हैं। यूजुअली विद द सजेशंस दैट adherents of this philosophy tends to find constitutional violations and are willing to ignore precedents। इसलिए कुछ constitutional violations ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऐसे suggestions या adherent आ जाते हैं इस philosophy के अंदर, जो कि जिसकी वजह से जरूरत पड़ जाती है कि आपको कुछ precedents को ignore करना पड़ता है पुराने। ठीक है, तो जुडिशरी जो है, आगे बताती हूँ, जुडिशरी जो है हमारा थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो जुडिशरी जो है बहुत हेल्पफुल है, जुडिशरी इज वेरी हेल्पफुल टू इनटेक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए जुडिशरी बहुत जरूरी है, जुडिशरी के बिना हमारे देश का काम नहीं चल सकता। इन डूइंग सो इंटेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी व्हेन जुडिशरी फुलफिल्स इट्स ड्यूटी एंड मेंटेन्स इट्स सिस्टम, जब जुडिशरी अपनी ड्यूटी पूरी करती है, अपना सिस्टम मेंटेन करके रखती है, तो जो सिस्टम एंड परफॉर्म्स इट्स रोल वेरी tactfully and systematically, it's called judicial activism। जब जुडिशरी अपना रोल बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली अपना रोल परफॉर्म करती है, बिना किसी के बायसनेस के, बिना, ठीक है, बिना किसी के फेवर लिए पूरे केसेस को देख के जब जुडिशरी ही अच्छा काम करती है तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। By doing judicial activism, the judiciary makes checks and balance in executives and legislature and checks that all the institutions are performing their duties accordingly। This is called जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी जब अपना काम ठीक से करती है, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू क्या देखा जाता है, जुडिशरी ये देखती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो दो पिलर हैं, और डेमोक्रेसी के लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी है, और एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, तो ये दोनों पिलर्स जो हैं अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू ये भी जुडिशरी देखती है और उनको एनफोर्स करती है कि आप अपना काम अच्छे से कीजिए, ताकि लोगों का विश्वास जो है लॉ के अंदर और जुडिशरी के अंदर, न्याय के अंदर लोगों का विश्वास बना रहे, जो कि बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है ना, तो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू लोगों में ये विश्वास लाया जाता है कि हाँ, हम जुडिशरी जो है कानून बनाने वालों के ऊपर और कानून का पालन करवाने वालों के ऊपर हम पूरी एक नजर रखे हुए हैं, अगर उनसे कोई गलती होती है तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। ठीक है, देयर आर थ्री मेन इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ जुडिशरी टू बी डन। 3 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जुडिशरी को जो करने होते हैं। पहला है इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है, जो वो इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, उन सबको इंटरप्रेट करना जुडिशरी का काम होता है। सेकंड है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का रक्षक है। ठीक है, बचाता है उसे, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। थर्ड है रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट्स या झगड़े आते हैं, केसेस आते हैं, उनको निपटारा करना या रेजोल्यूशन करना, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट काम है जुडिशरी के। ठीक है, ये 3 रोल जो परफॉर्म करती है जुडिशरी। उसके बाद कहा गया है These 3 are very important and integrated roles of judiciary to be functional smoothly। ये 3 बहुत अच्छे ऐसे रोल हैं जो कि स्मूथली चलने चाहिए। Our Indian Constitution is so as designed to ensure the doctrine of checks and balance। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे कि हम चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करके रख सकते हैं, इंश्योर करते हैं कि हाँ, हम चेक कर रहे हैं और बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। whether legislature and executives are performing their duties well, कि भाई legislature और executive अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, even legislature and executives also have power to check the proper functioning of judiciary। जबकि एक legislature जो हमारी law making body है और executive जो implementation body है, ये इनके पास भी पावर है कि वो जुडिशरी को देख सकते हैं कि जुडिशरी भी अपना काम सही से कर रही है कि नहीं, क्योंकि ऑल द 3 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी आर इक्वल। ठीक है, तीनों को पावर्स दी गई हैं, अपने अपने काम की पावर्स दी गई हैं, तो वो तीनों एक दूसरे के काम को देख सकते हैं, एनफोर्स भी करवा सकते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स इफ वायलेटेड और ब्रीच। अगर कोई फंडामेंटल राइट, अगर किसी के का फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ब्रीच किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 जो एंटरटेन किए जाते हैं। इसके अंदर पिटिशंस एंड PILs, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। ठीक है, रिट पिटिशंस और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स
ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये इन सेक्शन आर्टिकल्स के अंडर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि आप फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेंगे। ठीक है, और इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और रिट्स जो है, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने रिसेंटली अभी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बताया है। आपको देखना हो तो मेरे चैनल लॉ नोट्स एकेडमी पे अभी जाके आप इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं, पांचों की पांचों रिट्स के बारे में और PIL के बारे में सारा डिटेल में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नोट्स भी दिए हैं, आप देख सकते हैं अगर आपको इनके बारे में डिटेल में समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो स्टार्ट हुआ था जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट आया था, कहाँ से आया था? ये कंसेप्ट आया था US से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, तो ये आया था 1803 में। कौन से केस से आया था? मार्बरी वर्सेस मेडिसन। मार्बरी वर्सेस मेडिसन के केस से ये आया था जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट US के अंदर। US कोर्ट्स ने, जुडिशरी ने कहा था दैट दे कैन क्रॉस चेक एंड ऑर्डर टू ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो चेक क्रॉस चेक कर सकती है जुडिशरी, जो भी एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर देता है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि उनका ऑर्डर सही है या नहीं है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे पहला केस आया था US के अंदर। ठीक है, उनके वर्ड्स में ये कहा गया था, इट इज द प्रोविंस एंड ड्यूटी ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। ये ड्यूटी है जुडिशियल डिपार्टमेंट की टू से व्हाट इज लॉ, व्हाट द लॉ इज। ये जुडिशियल की डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि लॉ क्या है वो बताएगा इसको। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, अगर कोई कंफ्यूजन है कि कोई आपको कानून समझ में नहीं आ रहा, जो नया कानून कोई आया है या पहले से कोई कानून है बना हुआ है लॉज, तो अगर वो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना, उसको इंटरप्रेट करना इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स। कोर्ट्स की ड्यूटी है। ठीक है, कंफ्यूजन उसके बारे में दूर करना, लोगों को बताना जो है कोर्ट की ड्यूटी है। तो द जुडिशरी विल स्टेप इन एंड गिव क्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट लॉ। तो जुडिशरी जो है इसके बीच में आएगी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है और लॉ को इंटरप्रेट करके बताएगी। ठीक है, एंड टू रिमूव द कंफ्यूजन, और रिमूव करेगी कंफ्यूजन, और जो स्टॉप कर देगी कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज कोई अगर चल रही होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज को रोक देगी। ठीक है, इंडिया के अंदर एवोल्यूशन अब कब हुआ था? एवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। देखिए, इंडिया के अंदर जो आया था इसमें भी बताया था चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में, एंड आर्टिकल 142 इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 142 इसमें रेलिवेंट है। आर्टिकल 142 के अंदर बताया था जुडिशरी टू इशू डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स इन द एब्सेंस ऑफ इनेक्टमेंट। अगर कोई इनेक्टमेंट लॉ की किसी चीज की नहीं हुई है जिसकी की जरूरत है, तो जो आर्टिकल 142 के अंदर जुडिशरी है डायरेक्शन, जुडिशरी के पास पावर है डायरेक्शंस इशू करने की। ठीक है, एंड गाइडलाइंस भी दे सकती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर कहीं पे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई इशू हुआ है जिसके बारे में कोई कानून नहीं बना हुआ, तो ये आर्टिकल 142 के अंदर जुडिशरी को पावर दी गई है कि वो कोई भी गाइडलाइंस दे सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कई केसेस में हुआ है। जैसे कि अभी आपको मैं एग्जांपल्स दूंगी तो आपको याद आएगा कि हाँ, ये जजेस ने, जुडिशरी ने खुद ये वाले केसेस पे अपने आप संज्ञान लिया था, कॉग्निजेंस लिया था, और इसके ऊपर कोई लॉ नहीं था अभी तक बना हुआ। किन किन चीजों पे क्या क्या डिसीजन जजमेंट्स दी थी जजेस ने। ठीक है, अभी बताती हूँ आपको इसमें। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियल एक्टिविज्म रेजेस इट्स स्ट्रेंथ एंड एरिया। इस आर्टिकल के थ्रू जो जुडिशियरी है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करवा के अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है और एरिया को डेवलप किया है, बहुत एरिया बढ़ा दिया है। जब जुडिशियरी देखती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और परफॉर्म नहीं कर रही अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से, तो जुडिशियरी फंक्शन करती है अंडर आर्टिकल 142 के थ्रू। जुडिशियरी उस पर एक्शन लेती है एंड एनफोर्स करवाती है, दोनों को, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को बोलती है कि आप अपना काम ठीक से कीजिए। ठीक है, उसके बाद अब लैंडमार्क जजमेंट आपको बताती हूँ जुडिशरी ने क्या क्या लैंडमार्क जजमेंट्स दी थी जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। सबसे पहली आई थी A.K. गोपालन का फेमस केस, आपने सबने सुना होगा। A.K. गोपालन का केस 1951 में जो आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोला था दैट प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर inherent part of Article 21. Government has to work according to the procedure under Article 21 of Indian Constitution. देखिए, A.K. गोपालन का जो केस आया था ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सबको पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस था ये। तो इसमें आर्टिकल 21 के ऊपर बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोसीजर्स जो एस्टेब्लिश कर दिए जाएंगे बाय लॉ आर इनहेरेंट पार्ट है, वो जो लॉ किए गए हैं वो इनहेरेंट पार्ट है आर्टिकल 21 का,
गवर्नमेंट हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, इसलिए गवर्नमेंट को भी इन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर दिए गए हैं। फिर सेकंड केस आया था आईसी गोलकनाथ का केस। ये भी आपने सुना होगा नाम, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जिन जिन बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है उन्होंने इन सब केसेस के नाम सुने हुए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट केसेस हैं, ये आप एग्जाम में लिखेंगे सो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम। इनका केस लॉ का नाम लिखिए, इनकी साइटेशन लिखिए, ईयर लिखिए और इनकी जजमेंट सिर्फ 2 लाइनें लिख दीजिए। पूरा केस की हिस्ट्री डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है इन केसेस में क्या हुआ था, किससे रिलेटेड केसेस है। आप सिर्फ नाम लिखिए और जजमेंट लिख दीजिए, साइटेशन याद है तो लिखिए, नहीं तो ईयर लिख दीजिए, बहुत है। ठीक है, आईसी गोलकनाथ के केस में 1967 में ये केस आया था, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट 1643, ये इसकी साइटेशन है। ठीक है, स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोथ आर अनअमेंडेबल, कि भाई दोनों फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं आ सकती। गोलकनाथ के केस में ये कहा गया था, बट इवन देन जुडिशरी स्टेप इन टू प्रोटेक्ट, लेकिन जुडिशरी फिर भी इसके अंदर आई और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को कहा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी और जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन है उसको अलग करके एक स्पेशल राइट दे दिया, राइट टू प्रॉपर्टी का। ठीक है ना, जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में राइट टू प्रॉपर्टी था उसमें अमेंडमेंट कर दी गई। तो ये जुडिशरी का एक्टिविज्म का एक रोल था, एक एग्जाम्पल था। उसके बाद थर्ड केस और इम्पोर्टेंट केस जिसका नाम सबको पता है, केशवानंद भारती का केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट 1461, ये इसकी जजमेंट है, ये इसकी साइटेशन है, 1973 का केस है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट 1463, ईयर है 1973। इस कोर्ट के अंदर क्लियरली, इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंडेबल है, कि भाई फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इन्फ्रिंज्ड और शुड नॉट बी इन्फ्रिंज्ड। भाई हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज किए बिना फंडामेंटल राइट्स को भी कहता अमेंडमेंट हो सकती है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, विद द changing in time the fundamental rights also can be amended, but without the infringement of, without the changing of basic structure of the constitution का basic structure को कुछ नहीं होना चाहिए। ये केशवानंद भारती के केस की इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। नेक्स्ट फोर्थ केस आया था शाहबानो केस, ये भी सबने सुना हुआ है। शाहबानो केस के अंदर आया था, कोर्ट ने प्रोटेक्ट किए थे राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया था, ओवरराइडिंग किया था। शायरा का केस जो था उसमें शरिया को ओवरराइड किया था। शरिया ने बोला कि सीआरपीसी में अगर उन्होंने कहा था इफ शरिया इज टेकिंग और इन्फ्रिंजिंग एनीवन्स राइट, शरिया के थ्रू अगर किसी का राइट इन्फ्रिंज होता है, अगर वो राइट्स को ले लेती है अगर, तो इट इज नॉट अलाउड, तो ये अलाउड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे कोई और लॉ नहीं, ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई लॉ नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि किसी का राइट टू लिव, राइट टू बी लिव फ्रीली, राइट टू, जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे इतने सारे हैं, ठीक है ना, राइट टू लिव जो है, तो आपको किसी की राइट्स, किसी की लिबर्टी को, किसी को वायलेट करने का, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शरिया से ऊपर है कानून, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, और सीपीसी और सीआरपीसी जो है वो सुप्रीम है, नॉट द लोकल लॉज, इसलिए सीपीसी और सीआरपीसी के प्रोविजंस लोकल लॉज से ऊपर है, तो उनके प्रोविजंस को ही एप्लीकेबल माना जाएगा। ठीक है, फिर ये कहा था, इट इज सेड दैट, ये 4 मैंने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा, ये जुडिशियल एक्टिविज्म के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर ये कहा गया था, इट इज सेड दैट जुडिशरी बाय फॉलोइंग जुडिशियल एक्टिविज्म सिस्टम प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन। जुडिशियल एक्टिविज्म के सिस्टम को अपना कर फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया है, सिटीजन्स के राइट्स को जुडिशरी ने, एंड मेंटेन किया है द न्यूसेंस और एडिफाइसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी बदलाव, जो भी सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहे हैं, जो भी चीजें हैं, उनको मेंटेन किया है जुडिशरी ने। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू। फिर एक अभी मैं और केसेस बताती हूँ। देखिए, शायरा बानू का केस आया था, उसके अंदर भी कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रिपल तलाक जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप किसी को ट्रिपल तलाक कहे कि किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते, उनका भी जीने का अधिकार है, उनकी लाइफ को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अपोज करता है आर्टिकल 21 को,
और nobody can infringe the fundamental right to life। जिंदगी जीने का अधिकार कोई किसी का नहीं छीन सकता है। आप सीधा 3 तलाक बोल के किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते हो बाय जस्ट सेइंग ट्रिपल तलाक, ठीक है। तो ये भी केस आया था शायरा बानू का केस, ठीक है। इसमें भी जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जांपल है। फिर आया था प्रकाश सिंह का केस, उसके अंदर भी कोर्ट ने पुलिस के अंदर रिफॉर्म लेके आए थे। उसमें कहा था कि पुलिस की डिपार्टमेंट के अंदर अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं आया है, उसमें लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी को मेंटेन करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस के अंदर डिपार्टमेंट में मेंटेन करने के लिए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो द कोर्ट स्टेप्ड इन फॉर दिस रिफॉर्म, इसलिए कोर्ट इसके अंदर रिफॉर्म में भी कोर्ट जुडिशरी जो है आई थी। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ मैकेनिज्म, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नॉट परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो अकॉर्डिंगली जुडिशरी जो है स्टेप इन कर देती है। स्टेप इन का मतलब अंदर आ जाती है, उसके उन चीजों के अंदर, ऐसे मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है जुडिशरी इन दैट मैटर्स एंड रिजॉल्व कर देती है प्रॉब्लम को और ट्राई करती है इम्प्लीमेंट करवाने की द होल पर्सपेक्टिव को। तो कोशिश करती है जुडिशरी कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, देश के अंदर ऐसा कोई काम हो रहा है जिसके अंदर ना एग्जीक्यूटिव कोई काम कर रहा है, ना पार्लियामेंट बोल रही है, ना लेजिस्लेचर कुछ बोल रहा है, तो हमें ही आना पड़ेगा इस चीज को देखने के लिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। फिर नेशनल एंथम केस 1 आया था, उसमें बेजॉय इमैनुअल का केस था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके अंदर कोर्ट ने मेंशन किया था कि फोर्सफुली सेइंग एनीवन टू सिंग नेशनल एंथम, आप किसी को जबरदस्ती नेशनल एंथम गाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन, ये भी फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है। अगर किसी की मर्जी नहीं है, राइट टू स्पीक के अंदर बोला गया है, राइट नॉट टू स्पीक भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप बोलिए, आपकी मर्जी है तो आप नहीं बोलिए। राइट नॉट टू स्पीक इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। तो आप किसी को जबरदस्ती बुलवा कर आप उसके अधिकारों का, मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों का। अंडर आर्टिकल 19 में कहा गया था इन फ्रीडम ऑफ स्पीच देयर इज ऑल्सो राइट नॉट टू स्पीक इज ऑल्सो मेंशन्ड, ठीक है। अंडर आर्टिकल 19 के अंदर ये बात कही गई है। इन एक्सपेंडिंग आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, दोनों को एक्सपेंड करते हुए आर्टिकल्स को 19 और 21 को, जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बाय ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म का। इन आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट्स करके जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जुडिशरी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, ठीक है। एक आर्टिकल 21 के अंदर एमसी मेहता जी के केसेस आपने बहुत सुने होंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड। एमसी मेहता जी ने बहुत अच्छी पीएएल्स डाली हुई हैं केसेस में। उन्होंने एनवायरमेंट से रिलेटेड, उनको बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे, उनको जहां लगा कि जुडिशरी को अपना स्टेप इन करना चाहिए जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू, उन्हें इसके अंदर चेंजेस लाने चाहिए। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड, ये भी लेके आए थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिल्ली सीएनजी केस के नाम से भी जाना जाता है, वेयर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टेप इन किया था इसलिए और कहा था, क्लियरली ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट को दैट ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड मूव ऑन सीएनजी ओनली, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सीएनजी पे ही चलेंगे, ठीक है, ताकि पॉल्यूशन ना हो सके। सबको राइट टू फ्रेश एयर का राइट है, ठीक है, क्लीन वाटर का राइट है। इसके बेसिस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था। एंड नॉट ऑन डीजल पे नहीं चलेंगी, पेट्रोल पे नहीं चलेगा, जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से बचाने के लिए, बिकॉज दे हैव द राइट टू क्लीन एयर, ठीक है। फिर एक आया था इन पुट्टुस्वामी केस भी आया था, इसमें कोर्ट ने कहा था राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो पुट्टुस्वामी के केस में परमानंद कटारा का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ये भी सुना होगा। इसके अंदर भी कहा था कोर्ट ने कि राइट टू हेल्थ सर्विसेज इज द फंडामेंटल राइट, मतलब आपका राइट टू हेल्थ सर्विसेज, अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना भी हॉस्पिटल्स की ड्यूटी है, ये उनका फंडामेंटल राइट है कि उन्हें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। कोई उसको मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता हॉस्पिटल। आगे इन द एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट को एक्सपेंड करते हुए आर्टिकल 19 और 21 के अंदर जुडिशरी ने बहुत अच्छा एक कमेंडेबल काम किया, जॉब बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। नॉट ऑलवेज, इसमें यह भी कहा जाता है कि क्या ये सही है कि जुडिशरी जो है हमेशा किसी भी केस के अंदर स्टेप इन कर लेगी, तो क्या वो अपनी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर रही है। ये भी क्वेश्चन उठा था कि जुडिशरी का हर समय दूसरों के काम के अंदर टांग अड़ाना, ये क्या लक्ष्मण रेखा पार करना नहीं है। तो ये भी कहा गया था कि हाँ,
है, हर समय हर चीज के अंदर जुडिशरी अपना स्टेप इन नहीं कर सकती है, ठीक है। नॉट ऑलवेज द स्टेप इन प्रोसेस ऑफ जुडिशरी इज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वर्क इज कॉल्ड अ गुड वर्क। हमेशा अच्छा काम नहीं का माना गया इस चीज को, इसके ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज बने थे, ठीक है। बट इट्स कॉल्ड ओवररीच, इसको ओवररीच बोला गया कि जुडिशरी अपने काम से बाहर आके हमारे काम के अंदर इंटरफेयर कर रही है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के काम में, ठीक है। तो ये जुडिशियल ओवररीच इसको बोला गया। इट इज नॉट ऑलवेज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, उसको हमेशा जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं कहा जाएगा, इसको जुडिशियल ओवररीच कहा जाएगा, ठीक है। तो देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है कि सबको अपनी अपनी पावर्स दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आपने सुना होगा, तो ये बताया गया है सबके पास अपनी पावर्स है काम करने के लिए। तो डिफाइन की गई है बाय मोंटेस्क्यू, ने फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बोला था। देयर इज अ डिफरेंट रोल डिफाइंड इन सेपरेशन ऑफ पावर, अलग अलग रोल्स दिए गए हैं सबको, तीनों पिलर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं इनको। अगर जुडिशरी हमेशा बोलेगी, स्टेप इन कर लेगी तो फंक्शनल इन द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर इट वुड कॉल्ड द एनक्रोचमेंट, तो उसको एनक्रोचमेंट भी कहा जाएगा। देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के अंदर एक बहुत पतली सी लाइन है, ठीक है। तो नो वन कैन से व्हेन, ये कोई कह नहीं सकता कि जुडिशरी कब किस केस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, स्टेप इन कर जाए। तो इसको एनक्रोचमेंट भी बोला जाता है कि आप अपनी बाउंड्रीज को पार कर रहे हैं, अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। जुडिशरी कैन नॉट ऑलवेज सजेस्ट द पॉलिसीज फॉर लेजिस्लेचर, जुडिशरी हर समय नहीं सजेस्ट कर सकती पॉलिसीज के बारे में, लेजिस्लेचर को सजेस्ट नहीं कर सकती, बट इट्स ड्यूटी टू टेल दैट whether the government doing their work is constitutional or not। लेकिन जुडिशरी का ये काम जरूर है कि वो ये बोल सकती है कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो अपना काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस बारे में जुडिशरी बोल सकती है। नॉट और any law is being passed by the government, it is constitutionally valid or not। Court cannot enact the laws if government is not enacting it। अगर गवर्नमेंट कोई लॉ को इनेक्ट नहीं कर रही तो कोर्ट भी उसको इनेक्ट करवा सकता है। मेनी टाइम्स इट हैव बीन डन एंड इट वाज गुड बट नॉट ऑलवेज, कई बार ऐसा हुआ है और ये अच्छा भी है, लेकिन हर समय इसको अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। तो वी कैन व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म, देखिए मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस बताती हूँ जब जजेस ने, जुडिशरी ने अपने खुद के बेसिस पे कुछ इनेक्ट किए थे, कुछ लॉज बना दिए थे, कुछ बैन्स लगा दिए थे कई चीजों पे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जुडिशियल एक्टिविज्म के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। भाई स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे स्मोक करने पे बैन जो था वो जुडिशरी ने खुद लगाया था, इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना था। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट इन जेल, जेल के अंदर इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो हो रही थी वो कानून लेजिस्लेचर ने पास नहीं किया था, बल्कि जुडिशरी ने खुद कहा था। इसमें केस आया था, उसके बेसिस पे एक तो लिक्वर बैन का केस आया था और एक इसमें कहा था इनह्यूमन कंडीशंस जो ट्रीटमेंट हो रही है जेल के अंदर, कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार बर्ताव किया जा रहा है, तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए लोगों की, जेल के अंदर रहने वाले कैदियों की, प्रिजनर्स की, इसके ऊपर भी कानून जो है जुडिशरी ने बनाया। थर्ड आया था चाइल्ड वेलफेयर के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए। चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो आया था इसके अंदर भी वो बोला था कि भी आप वेलफेयर के लिए कौन बाहर के लोग जो अगर है वो बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में भी जुडिशरी ने ही डिसीजन दिया था। नेक्स्ट आया था प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके बारे में भी जुडिशरी ने बोला, कोई कानून पास नहीं हुआ था, तो इकोलॉजी पोल्यूशन की इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए भी बोला कि आप पोल्यूशन को, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए जो जो स्टेप्स हमारे लिए जरूरी है उन लोगों को उठाने चाहिए, गवर्नमेंट्स को उठाने चाहिए, स्टेट्स को उठाने चाहिए, तो वो स्टेप्स लेने चाहिए हमें ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट आया था प्रॉपर स्टोरेज और एंड सप्लाई ऑफ ब्लड बाय ब्लड बैंक्स, तो ये भी कानून जो था ये जुडिशरी ही लेके आई थी, उन्होंने ही बोला था कि प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए ब्लड्स की, ब्लड बैंक्स के अंदर, इसलिए ब्लड बैंक्स बनाए गए थे और ये कहा गया था कि आप लोग जो भी खून दान करते हैं उसको प्रॉपर स्टोर करके रखिए ताकि जरूरतमंद लोगों को उस टाइम पे ब्लड मिल सके, ब्लड डोनेशन के थ्रू, ब्लड डोनेशन बैंक्स के थ्रू लोगों को इमरजेंसी के अंदर ब्लड्स अवेलेबल हो सके। तो ये सारे इनेक्टमेंट्स जितने भी थे, ये सारे केसेस इनेक्टमेंट्स ही है, ये जो है लॉज, ये कानून जुडिशरी ने खुद बनाए थे, इसमें लेजिस्लेचर ने कोई काम नहीं किया था, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि वी शुड डिस्कस अबाउट ओवररीच आल्सो बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैज बीन सीन इन दिस केसेस। लिक्वर बैन केस आया था 2018-19 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विदिन 500 मीटर के दायरे में, हाईवे के 500 मीटर के दायरे में कोई भी लिक्वर शॉप यानी कि शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी लिक्वर शॉप सो दैट
ट्रकर्स, जो भी लोग जो गाड़ी ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक्स वाले, बसेस वाले, वो ड्रिंक कर लेते हैं। हाईवे के अगर किनारे पे 500 मीटर के दायरे पे होंगे तो वो लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाएंगे, जिससे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर ये शॉप्स ही नहीं होंगी तो इससे एक्सीडेंट्स में कमी की जाएगी, कमी लाई जाएगी। ठीक है, ये बोला था। तो इसलिए दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ कोर्ट टू इनेक्ट लॉज लाइक दिस। तो ये कहा गया था कि ये कोर्ट का काम नहीं है कि आप ऐसे कानून को पास करें। ठीक है, इस बारे में भी इसके ऊपर जुडिशरी के ऊपर बोला गया था। तो कोर्ट शुड गिव डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट। तो इसमें ये कहा था कि कोर्ट जो है गवर्नमेंट को आप डायरेक्शंस दे सकते हो कि आप क्या कीजिए या क्या नहीं कीजिए, इस बारे में कानून लाइए, इस चीज के ऊपर आप कानून लाइए, ये डायरेक्शन दे सकते हो। आप खुद हर बार में हर चीज के ऊपर कानून नहीं ला सकते। ठीक है, तो आपको मैं लास्ट में इसमें बताती हूँ, मैंने आपको सारे लैंडमार्क जजमेंट्स बता दी, इसमें क्या क्या अपने आप जुडिशरी लेके आई थी। तो ये सारे जुडिशियल एक्टिविज्म के एक एग्जांपल है, जिससे आपको समझ में आया होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट क्या है, कैसे आया हमारे देश के अंदर। पहले यूएस में आया, फिर इंडिया के अंदर आया, फिर हमारे जजेस ने कौन कौन से केसेस के थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म को लाया, उसको सिग्निफिकेंस मिला। ठीक है, तो लेकिन हर समय जुडिशरी नहीं इंटरवीन कर सकती, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती लेजिस्लेचर के काम में। ठीक है, तो फिर लास्ट में ये कहा जाता है कि आप फाइन सो द जुडिशरी हैज एक्टिवेटेड इटसेल्फ टू एक्टिवेट द अदर विंग्स। जुडिशरी इसके थ्रू, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू खुद भी एक्टिवेट हुई और उसने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, दो अदर पिलर्स हैं, उनको भी एक्टिवेट किया। ये दो विंग्स हैं जो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स हैं अलग से, और इनको भी एक्टिवेट किया ताकि वो भी अपना काम ठीक से करें। और एक फाइन बैलेंस बनाने की जो जरूरत है इसके अंदर, ये इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द जुडिशरी। ये जो फाइन बैलेंस बनाने की जरूरत है ये जुडिशरी ही बना सकती है। सो जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ गुड स्टेप एंड एक्शन टू बी टेकन बाय जुडिशरी। जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत अच्छा स्टेप है जो कि जुडिशरी के द्वारा लिया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि स्ट्रेंथन कर सके वो तीनों पिलर्स जो है डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों स्ट्रेंथन हो सके, मजबूत हो सके, इनको पावर मिल सके। ठीक है, बट ओवर एक्टिविज्म और ओवररीच ऑफ जुडिशरी डिस्टॉर्ट द पावर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जुडिशरी ओवररीच करेगी, ठीक है, तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर जाएगी, ओवररीच करेगी अपनी पावर से बाहर आके, तो वो गलत होगा। ठीक है, दस जुडिशियल एक्टिविज्म इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग अ गुड गवर्नेंस। इसलिए गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत जरूरी है, और इंश्योर करने के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की, समाज की रक्षा करने के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको आज का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशरी का रोल क्या है इन जुडिशियल एक्टिविज्म, कैसे कैसे जुडिशरी ने अभी तक काम किया, आपको सारे लैंडमार्क केसेस के थ्रू आज आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर और वीडियोस और नोट्स चाहिए तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड और कोई केस या कुछ और पॉइंट्स हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।